कुछ ऐसे काउंटर्स को देखते हैं जो कि मिड कैप में बीते 3 महीने में छाए रहे। शानदार तेजी हमने देखी है। मिड कैप पे कुछ छुपे हुए रुस्तम, आइए जानते हैं सुमित से। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित बताइए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि वाकई मिड कैप में पिछले 3 महीने में एक सरप्राइज एलिमेंट रहे हों। शुक्रिया वीरेंद्र। कल हमने बात की थी ऐसे शेयरों की जहां पे फ्रंट लाइन में एक जोरदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था। एक साल के अंदर ही उन्होंने मात्र 3 महीने में अपने 52 वीक्स लो से 52 वीक्स हाई हिट करते हुए दिखाई पड़े। आज ऐसी कंपनियां जो कि छोटी हैं और एक जोरदार मूव उनमें देखने को मिला है। एरो ग्रेनाइट पहला शेयर है। एक रिसेंटली नंबर आए थे इसके, कल नंबर आए, एक अच्छे नंबर इसने पोस्ट किए थे। लेकिन आपका आंकड़ा देखिए, फरवरी में शेयर 37 रुपये के आसपास होता था, वहां से भी 78 80 रुपये इसने छुआ। आज इसका 52 वीक्स हाई 80 रुपये, यानी 50 रुपये का मूव महज 4 से 5 महीने के अंदर इसके अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। एक जोरदार मूव इसने दिखाया है। तो एरो ग्रेनाइट पहला नाम है। एशियन होटल 2 इस शेयर ने सितंबर में अपना नया 52 वीक्स लो बनाया था और वहां से एक मूव आया है। इस साल के दौरान भी अगर देखें तो करीब 90 रुपए के आसपास के लोज और वहां से 130 रुपए का हाई इस शेयर ने मूव दिखाया है। तो स्लो एंड स्टेडी है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस ने भी इस 3 से 4 महीने के अंदर दिखाई है। बेडमुठा इंडस्ट्रीज रिसेंटली पिछले साल का एक IPO है, उस टाइम तो उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ 10 रुपए के आसपास फरवरी में 25 फरवरी के आसपास लो बनाया, वहां से एक शार्प मूव आया और 22 रुपए कहने के लिए 10 से 22 रुपए है, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें तो दुगने से ज्यादा रिटर्न इसने बीते 4 महीने के दौरान ही दिया है। एक शानदार रिटर्न यहां पर भी आया है। जिसकॉल एलॉयज, इस कंपनी ने जनवरी की शुरुआत में ही अपना 52 वीक्स लो बनाया था करीब 25 रुपए के आसपास का। अब ये 62 रुपए पे कामकाज कर रहा है, यानी कि 100% से ज्यादा का एक मूव इसमें पिछले 4 से 5 महीने के दौरान ही आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई और लेटर हाफ में रादर मार्च के बाद से ही ये बाइंग इसके अंदर आती हुई दिखाई पड़ी है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग 3 से 4 महीने के दौरान इस शेयर ने दिखाई है। इसके अलावा चैम्फैब अल्कली, ये इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद टर्न अराउंड आया था। करीब 50 से 60 रुपए के आसपास कामकाज करता था फरवरी मार्च के दौरान, वहां से एक मूव और अब 190 रुपए पे ये शेयर कामकाज कर रहा है, यानी कि 3 गुने से ज्यादा का मूव इसमें पिछले 4 से 5 महीने के दौरान आता हुआ दिखाई पड़ा है। यहां फरवरी में 52 वीक्स लो और वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव। यूनिटेक पे कल भी बातचीत हुई थी, 3 रुपए का शेयर 8 रुपए हो चुका है और महज 4 महीने के अंदर ही यहां पर भी रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक दिखाते हैं। 8 पैसे का ये शेयर है बिरला कॉटसन का। कुछ दिन पहले रादर ये शायद मई के दौरान ही 1 पैसे का शेयर होता था, वहां चलता था 8 पैसे का हो गया। कहने के लिए 7 पैसे का मूव है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो एक जोरदार रिटर्न इसने पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान दिया है। तो ऐसे शेयर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है पिछले 4 से 5 महीने में। सुमित, मैं आपको कुछ देख के रोकना चाहूंगा। आई थिंक एसएल प्रोपैक की मैनेजमेंट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ी है। हमारे साथ मिस्टर अशोक गोयल, वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एसएल प्रोपैक के। मिस्टर गोयल नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। और 2 रीजंस के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो एक स्टॉक आपके स्टॉक ने ऑल टाइम हाई छुआ और दूसरा इस कोलंबियन यूनिट के लिए। सर एग्जैक्टली जानना चाहेंगे सर कि इस दूसरी की जो कैपेसिटी है कितनी है और थोड़ा बहुत इससे जो आपका साउथ अफ्रीकन मार्केट है सर, अमेरिकन मार्केट माफ कीजिएगा, उसमें कैसे जो कॉम्बिनेशन से चेंज होंगे वो। जी वीरेंद्र, धन्यवाद। जो लैटिन अमेरिकन मार्केट की हम बात कर रहे हैं, कोलंबिया COLOMBIA है। COLUM करते ही तो ये अमेरिका का एक स्टेट हो जाता है। तो उसमें ये नई यूनिट हमने चालू की है, जो कि एंडियन रीजन यानी उसमें इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, चिली, ये सब मार्केट आ जाती हैं। उस सब मार्केट में हमने न केवल ओरल केयर जबकि फार्मा, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की मार्केट्स को कैटर करने के लिए ये नई फैसिलिटी, जिसमें फार्मा क्लीन रूम भी है, ये उस मार्केट को कैटर करने के लिए हमने एक्सपेंशन इसका किया, मतलब नया यूनिट खोला है। बिल्कुल। अब क्योंकि इस रीजन में इस यूनिट के फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद एक तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी एंड सेकेंडली ये प्रॉफिटेबल रीजन है आपके लिए, तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी और एक्सपेंशन प्लान्स क्या होंगे? जी, पिछले साल हमने मैक्सिको की यूनिट को एक्सपेंड किया था। अभी ये कोलंबिया की नई यूनिट, मॉडर्न यूनिट जो है, करीब 50% जो है फुल्ली रैंप अप होने के बाद ये कोलंबिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, जो कि अमेरिका एज ए रीजन, जिसको हम सेगमेंट रिपोर्टिंग में अमेरिका रीजन बोलते हैं, उसके ओवरऑल नंबर्स को इम्प्रूव करेगा। सर ये नई यूनिट के ऑपरेशन शुरू होने के साथ साथ एग्जैक्टली अगर आप देखें ये जो इसके एक्सपेंसेस थे, जो वो एग्जैक्टली उसको आप उसके लिए आपने कोई डेट रेज किया था सर? कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ?
इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने नई इन्वेस्टमेंट जो की है वो करीब $4.5 मिलियन यानी 30 करोड़ के आसपास होगी। ओके। लेकिन उसमें ज्यादातर कैपेसिटी जो बढ़ाई है हमने, जहां हमारे पास कहीं स्पेयर कैपेसिटी थी और जिसकी कैपेबिलिटी भी नई मशीनों जैसी थी, तो वो मशीनें हमने वहाँ उन्होंने उस पर शिफ्ट की है। सो नया जो है, नया इन्वेस्टमेंट करीब 30 करोड़ के आसपास है, जो कि लोकल हमने वहीं से लोन रेज किया होगा। ओके सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा मैं शफल करना चाहूँगा चाइनीज़ मार्केट की तरफ। एग्जैक्टली यहाँ पे ड्यूरिंग Q3 एंड Q4 और इनफैक्ट Q1 में आपने क्या देखा है? I mean, कुछ चाइनीज़ ऑपरेशंस में कैसा सर एग्जैक्टली बदलाव आया और वहाँ पे डिमांड कैसी नज़र आ रही है इस वक्त? देखिए, चाइनीज ऑपरेशन में अभी तक हम ओवरऑल ओरल केयर यानी टूथपेस्ट के लिए मार्केट में ज्यादा एक्टिव थे चाइना में। पिछले साल से हमने नॉन ओरल केयर के लिए फोकस बढ़ाया है, जिसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ में उम्मीद भी करते हैं कि ओरल केयर की मार्केट, जो कि थोड़ी वहाँ पेनिट्रेशन लेवल अच्छा है टूथपेस्ट का, तो जिन ब्रांड्स को हम सप्लाई करते थे वर्सेस कुछ लोकल ब्रांड्स, तो उसमें जो है हमारा जो ओवरऑल सेल ओरल केयर की कम हुई है। बट वी आर नाउ गेटिंग द बिजनेस फ्रॉम द अदर ब्रांड्स वेयर अर्लियर वी वर नॉट गेटिंग टू। तो जिससे ओवरऑल ग्रोथ हम मेंटेन रख पाएंगे चाइना में, ऐसी उम्मीद है। ओवरऑल सर इस समय बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज कंपनीज जो ग्लोबली हर एक रीजन में, हर कॉन्टिनेंट पर ऑपरेट करती है। अब जो ट्रबल्ड रीजन इस समय है, एंड ट्रबल्ड आई मीन टू से फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट पर्सपेक्टिव ट्रबल इस समय है, तो कहीं वो है यूरोप में। यूरोपियन मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है इस समय? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मेर। जहाँ इकोनॉमिक वर्ल्ड बोलता है कि यूरोप डाउन है, हम जो है हमारी कंपनी की मैक्सिमम ग्रोथ यूरोपियन रीजन में हो रही है, एंड वी विल कंटिन्यू टू ग्रो दैट। रशिया में जो क्राइमिया के बाद जो उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, हमें लगा कि हमारे लॉस बढ़ जाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली द यूनिट इज मेकिंग एक्चुअली स्टॉप मेकिंग लॉसेस एंड नाउ इज प्रॉफिटेबल। यूरोप का चूंकि जिक्र किया, रशिया हम अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में यूरोप के अंडर में आता है हमारा। तो यूरोप वी आर एक्चुअली ग्रोइंग हाइट 26% के आसपास यूरोप में ग्रोथ है, और वही ग्रोथ हम मेंटेन रखेंगे ऐसा लग रहा है। राइट सर, साथ ही कमिंग बैक टू डोमेस्टिक मार्केट्स, अब यहाँ पर भी एक तो मार्केट तो एक्सपांड हो ही रहा है, सेकेंडली नए नए प्लेयर्स जो आए हैं उनकी तरफ से नए नए काफ़ी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम पतंजलि को देखें, इंडियन मार्केट पर, डोमेस्टिक मार्केट पर आपका व्यू क्या है? व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ आर यू लुकिंग एट मे बी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आज सुबह कोलंबिया से आया और आज न्यूज़पेपर पढ़े तो लग रहा है कि FMCG सेक्टर में मार्केट बड़ी बेरिश है। लेकिन यदि हम देखें एसएल प्रोपैक की दृष्टि से, तो हमारी कैपेसिटी एक्चुअली हमने एक्सपेंड करने के बाद भी शॉर्ट पड़ रही थी। तो एज फार एज एसएल प्रोपैक इज कंसर्न्ड, the business is growing. Maybe some brands are not growing as much as the other brands. I can't talk specifically about any particular brand, but SL Propec is growing, and we will grow 12 to 15% in terms of top line in India also. ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस चर्चा में जुड़े और आपने बात करी नई यूनिट के बारे में, इंडियन ऑपरेशंस के बारे में, चाइनीज ऑपरेशंस के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बार जरा स्टॉक को देखते हैं। एग्जैक्टली आप देखें 213 के स्तर पे करीब ₹7.5 ऊपर कारोबार कर रहा है। एक बार निफ्टी का टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं, निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। 7 अंक नीचे 8500 के लेवल को अगर आप देखें, एक बार फिर से रीगेन कर इस वक्त 8501 के स्तर पे। एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़ों को देखते हैं जरा प्लीज़, जरा जल्दी से एक बार 2-3 आंकड़े देखते हैं। निफ्टी की 8500 की पुट, 8600 की कॉल,
8400 की पुट और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 8500 की कॉल, वो क्या कर रही है। पहले निफ्टी फ्यूचर्स दिखाइए एग्जैक्टली। अगर आप देखें 8501 के स्तर पे निफ्टी फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। आपका स्पॉट है 8502 के स्तर पे। फ्यूचर्स अगर आप देखें लगभग 8512 पे 10 पॉइंट का प्रीमियम, करीब 8 लाख शेयर बड़े हैं। आप मानिए ना मानिए, अगर आप देखें सुबह से ये प्रीमियम मेंटेन है। अटैम्प्ट लोग यही कर रहे हैं कि लॉन्ग जाइए, छोटा स्टॉप लॉस है। अटैम्प्ट लोग यही कर रहे हैं, क्यों मैं आपको बताता हूँ। जरा 8500 की और 8400 की दो पुट दिखाइए जरा आप एक बार। पिछले 2 दिन से बाजार गिर रहा है, लेकिन आप 8500 के पुट के राइटर को देखिए, वो अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज 5 लाख से जुड़े हैं यहाँ पे। ये माइट भी आप देखें फ्रेश लॉन्ग होगी, आई मीन हैच करने के लिए, लेकिन कवर नहीं हुई यहाँ से। 8400 की पुट को देखिए, ये आप देखिए, ये 8500 की पुट, 8400 की पुट पे एक बार जरा एग्जैक्टली 8400 की पुट क्या कर रही है। 8400 की पुट आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए करीब 4,61,000 शेयर यहाँ जुड़े और 4 रुपये प्रीमियम कम हुआ है। तो पुट राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना, शेक नहीं हुआ है। तो निफ्टी में बहुत नेगेटिव मत होइएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। और अगर आप एक बार 8600 की कॉल को देखिए, वहाँ ठीक है, डिसाइसिवली कॉल राइटिंग हो रही है। आउटस्टैंडिंग वाइज सुबह कल 61 लाख का था, अब करीब 64 लाख का है। राइटर आज भी सवार हुआ है वहाँ पे चंदन। बट निफ्टी अब हरे निशान में है 8509 के स्तर पे। आप अटेम्प्ट करेंगे फ्रेश लॉन्ग 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ? जी हाँ, हम 8500 की कॉल को यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। 75-80 रुपीज़ के आसपास लीजिए और चांसेस है कि ये कॉल 110-112 रुपये तक चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाजार में जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उस प्रॉफिट बुकिंग में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट आ रही है और बाजार का इमीडिएट ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। निफ्टी ने लगभग 667 पॉइंट की रैली पिछले 17 ट्रेडिंग सेशन में देखी है और ये कंसोलिडेशन के बाद में नया मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। ओवरऑल देखें बाजार ने जो रैली दिखाई है उसका 23.6% रिट्रेसमेंट आता है 84.45। तो जब तक 84.45 के ऊपर है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कंफर्टेबल है। और दूसरा जो वोलेटिल इंडेक्स है वो भी एक रेंज में होवर कर रहा है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटेजी चल रही है। और इनफैक्ट देखें कल बाजार गिरा था, फिर भी 8500 की पुट में राइटिंग हुई थी, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखें 8500 की पुट में लगभग 4,70,000 नए शेयर ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुए हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स 84.45 के नीचे बाजार को नहीं मान रहे हैं। तो इन सारी तथ्यों के हिसाब से मेरा मानना है कि 8550 तक के अटेम्प्ट बाजार में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ अब सिद्धार्थ पुरोहित जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आज सरकार ने ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ के बैंक कैपिटलाइजेशन की घोषणा की है। सिद्धार्थ, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दैट्स अ बिग वन, एक्सपेक्टेड था। 13 बैंक्स को सरकार ने रिकैपिटलाइज किया है। आपका व्यू क्या है इसमें? जी, जैसे ये टोटल अनाउंसमेंट 23,000 करोड़ लगभग का जो अनाउंसमेंट आया है, सरकार ने पहले ऑलरेडी बताया था कि FY17 में 25,000 करोड़ का इन्फ्यूज़न होगा। बट फर्स्ट ट्रेंच में जब ये लगभग 23,000 करोड़ का आता है, ये काफ़ी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाएगा, बिकॉज नॉर्मली गवर्नमेंट आधा आधा देता है फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में टूवर्ड्स ईयर एंडिंग में देता है। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि शायद जो टोटल 25,000 करोड़ का पहले एस्टिमेट था, शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये फैक्टर इन कर रहा है कि और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकता है टोटल सेक्टर को, और उस हिसाब से एक बड़ा अमाउंट ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेंच में दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। बट मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से ये है कि जो 25,000 करोड़ पहले जो अनाउंसमेंट किया गया था, शायद वो सफिशिएंट ना हो पूरे इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज आप अगर Q3 और Q4 लास्ट ईयर का जो NPA लेवल्स देखें जो AQR के वजह से, तो जो काफ़ी सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स जो अभी तक NPA में नहीं अकाउंट किए गए थे, वो सब अभी धीरे धीरे आना चालू हुए। सो लास्ट अदर देन द लार्ज अकाउंट्स जो अभी MSME और मिड साइज में जो NPA आना बाकी है, तो मुझे लगता है वो सब काफ़ी हद तक आपका प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को हाई रखेगा फॉर PSU बैंक्स में। और अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है 23,000 करोड़, शायद काफ़ी हद तक उसका अमाउंट एक आपका NPA क्लीनिंग प्रोसेस में चला जाएगा रेदर देन ग्रोथ। तो मेरा ये क्लियरली मानना है कि शायद आगे जाके और कैपिटल इन्फ्यूजन का एक आपको रिक्वायरमेंट आएगा, और ये सब डाइल्यूशन की वजह से आपका जो रिटर्न रेशियोज़ हैं शायद सारे PSU बैंक्स के अदर देन द लार्ज वंस लाइक SBI शायद अंडर प्रेशर रहेंगे। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 1-2 क्वार्टर में जो छोटे PSU बैंक्स हैं फिर से लॉस रिपोर्ट करें। बिकॉज एक चीज़ हमको ये मानना चाहिए कि जो सेक्टर्स में इन लोगों ने लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका मेटल्स हो गए, माइनिंग एंड पावर, उसमें काफ़ी हद तक जो कैश फ्लोज हैं जो अंडरलाइंग कंपनीज के काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हुए हैं, बट अभी इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है कि उसको अपग्रेड और रिकवरी में डाला जा सके। जबकि आपका जो मैनेजमेंट का ये थॉट प्रोसेस है जो PSU बैंक्स के, काफ़ी हद तक आपका रिकवरी आएगा, अपग्रेडेशन आएगा, एंड उस हिसाब से आपका
मतलब अर्निंग्स में सुधार आएगा। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी समय लगेगा ये सबको सुधार आने में। तो मुझे लगता है कि PSU का जी सिद्धार्थ, एक सेंटीमेंट शायद पॉजिटिव है ये कि गवर्नमेंट एक ये आपको बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर सेकेंडली RBI ने भी कुछ आपका जो अनाउंसमेंट किया है S4A, तो उसमें भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जो सेक्टर का, वो अभी तक मुझे लगता है कि काफ़ी दूर तक सॉल्व होना बाकी है। इट विल बी टू अर्ली टू कॉल ए लाइक यू नो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कह रहा अभी तो कोई शायद नहीं कर रहा है जल्दबाजी में कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन टंडन साहब, आई थिंक अभी जो मिहिर ने प्रश्न खड़ा किया, आपने सिद्धार्थ को भी सुना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बीते 1.5 महीने से बाजार बड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहा है इन सरकारी बैंकों को लेकर। हालांकि आज जो अमाउंट दी गई है उसका सेकंड ट्रांच परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। सर, आपने अपने क्लाइंट्स एग्जैक्टली अगर आप देखें, और कोई भी अगर आपसे पूछता है कि एग्जैक्टली भाई सरकारी बैंकों पे अप्रोच क्या रखें इन प्राइसेस पे, उनको क्या सजेस्ट किया है आपने? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी हद तक पिटाई हो चुकी थी। यही एक क्षेत्र है जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें, पब्लिश्ड बुक वैल्यू, तो वो 1 से कम है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जिससे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है रिवाइव हो जाएंगे या कोई सस्टेन्ड प्रॉफिट बनाएंगे ओवर लॉन्ग पीरियड। तो टैक्टिकली अगर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली इस वक्त पब्लिक सेक्टर बैंक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिकली एसेट एलोकेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसमें खास चेंज हुआ है। ये आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आनंद की, पब्लिश्ड बुक वैल्यू। ये हिडन बुक वैल्यू जो है उसी का अंदाज लगाने में बाजार काफ़ी समय से परेशान है PSU बैंक्स पर। कुछ और स्टॉक्स क्विकली, चंदन, इस पर आपकी राय, जिस पर इस समय अच्छा आउट परफॉर्मेंस है? एक तो देखिए ताज GVK है और दूसरा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, दोनों 8-10% ऊपर। जी हाँ, देखिए ताज GVK में यहाँ पे लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है और एक मल्टीपल वीकली ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों के बाद 135, 137 के लेवल को निकाला है और इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली पिछले 3 दिनों में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम भी यहाँ पे नोटिस किए थे। तो मेरा मानना है कि लगभग 144, 145 तक के लेवल छूने को मिल सकते हैं। 132 इसका एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक गोकुलदास की आप बात कर रहे हो, मेरा मानना है कि इस काउंटर में कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखा जा सकता है। स्टॉक ने जरूर एक नीचे के लेवल से अपमूव देखा है, बट अभी तक फॉलो अप बाइंग रिक्वायरमेंट है। फॉलो अप बाइंग आएगी तभी ये काउंटर ऊपर में मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश रखें ट्रेड करें।